तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सबका स्वागत है। मैं आपका पंकज सर और आज हम लोग इंटरमीडिएट की फिजिक्स पढ़ेंगे हिंदी माध्यम के लिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पे हम लोग किसी भी चालक की और अचालक की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेन फोकस है वो हमारा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनुगमन वेग कैसा होता है, किस तरह का होता है। बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में। तो आइए हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पे समझते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पे मतलब कि वैद्युत चालन किस तरह से होता है। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, ये क्या अजीब सी चीज है। मॉडल वॉडल इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या चीज है, इसे हम थोड़ा समझें कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल वॉडल को हम कैसे समझ पाएंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है या क्या है, किस तरह की। तो थोड़ा सा आप समझिए कि जो धातुएं होती हैं, ठोस धातुएं है ना, ठोस जो धातुएं होती हैं वो प्रायः हम लोग जानते हैं कि वो वैद्युत की चालक होती हैं, यानी कि उसमें आवेश का प्रवाह यानी वैद्युत का प्रवाह होता है। अब इसी बात को थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए जो कोई भी पदार्थ होता है या कोई धातु है, ये सभी धातुएं जो होंगी वह परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। तो हम एक परमाणु इस तरह का करके बनाते हैं, उई 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 ऐसे करके बना दिए। यहां पर इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है भाई साहब? माइनस होता है, सब जानते हो इस तरह का माइनस होता है। ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बल लगता है, आकर्षण बल, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर के हिसाब से। तो R जितनी बड़ी होगी बल उतना कम होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में होता है, ये बात हम लोग धातु के लिए कह रहे हैं भाई, धातु के लिए बात कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन उस नाभिक से दूर होता है, काफी दूर होता है, जैसे जो इलेक्ट्रॉन यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन काफी दूर है तो इसकी दूरी ज्यादा होगी तो बल कम होगा। इसका मतलब इसके और इसके बीच आकर्षण कम होगा। तो जिनके बीच आकर्षण कम होगा उनको हम किसी भी हाल में क्या कर सकते हैं, उसे अलग कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। तो आप इसमें क्या कर लो भाई कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से हटा, मुक्त हो गया। जब ये मुक्त हो गया तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर टहलने लगा। हम इसे किस तरह से अलग कर सकते हैं? इसे हम रगड़ दिए तो अलग हो गया, या फिर हमने उसको थर्मल एनर्जी दे दिया, उष्मीय ऊर्जा दे दिया तो अलग हो जाता है, निकल कर बाहर हो जाता है। तो आपके दिमाग में जहन में ये बात आ रही होगी कि क्या वो बाहर टहलने लगता है इलेक्ट्रॉन? तो नहीं भाई, बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं टहलता है, इसके अंदर रहता है। जैसे जिन परमाणु से ये अलग हुआ है बेचारा, उस परमाणु के पास कैसा आवेश होता है? धन आवेश। और ये इलेक्ट्रॉन के पास माइनस आवेश। तो ये माइनस आवेश का इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है वो क्या हो गया है? मुक्त हो गया है। और जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बाउंड है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि दो प्रकार तो नहीं कह सकते, मतलब इलेक्ट्रॉन की दो सिचुएशन है। जो इलेक्ट्रॉन इसमें अभी भी इस नाभिक के परितः घूम रहा है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, बद्ध इलेक्ट्रॉन। और जो बाहर निकल गया वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पदार्थ से, यानी जो धातु है ठोस, इस धातु से बाहर नहीं निकलता है ना। इस धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर नहीं जाता है। तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल के जाता है तो कहां जाता है, क्या होता है? तो धातु से इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर नहीं जाता है तो कहां जाता है? इस धातु की अंदर, इसी धातु के अंदर पड़ा रहता है और इसमें वो गति करता है। तो इन
इन इलेक्ट्रॉन का नाम हमने रख दिया है, जो इलेक्ट्रॉन है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हम लोग चालक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है चालक। अब आपका प्रश्न ये होगा, पूछ सकते हो भाई कि इलेक्ट्रॉन ये बाहर क्यों नहीं निकलता सर? ये निकल सकता है, जैसे यहां आ गया मान लो इलेक्ट्रॉन, तो ये जब बाहर निकलना चाहेगा तो ये वाला बेचारा कहेगा अरे भाई तुम कहाँ निकल के जा रहा है, इधर कहाँ निकल के जाएगा, कोई तुमको देखभाल करने वाला नहीं है। तो ये इसको खींच लेता है अपनी तरफ, आकर्षित कर लेता है, तो फिर ये बाहर नहीं निकल पाता है, आकर्षित करता है और ये इसी के अंदर पड़ा रहता है और ये उसी में घूम इधर उधर भटकता है। तो ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बात ये है कि जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो डिसाइड करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो डिसाइड करती है, वो निश्चित करती है कि कौन सा पदार्थ चालक है और कौन सा पदार्थ चालक नहीं है। तो जो ये हम किसी भी धातु की बात करें, किसी भी, तो भाई साहब एक परमाणु, अब इतना छोटी सी हमने तांबे की तार ले लिया, तांबे का, तो उसमें तो बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे, करोड़ों अरबे पता नहीं कितना है ना, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इतने करोड़ों अरबों इस तरह के इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमको तो ये नहीं पता यार कि इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसमें तकरीबन जो धातु होंगी 10 के पावर 29 पर मीटर क्यूब, यानी इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। इसके एकांक आयतन में, इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, एकांक आयतन में 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, लेकिन होते इतना। तो इतने इलेक्ट्रॉन उसमें रहेंगे, इधर उधर भटकेंगे। तो भाई साहब भटकेंगे तो इसका मतलब वो मुक्त रहेंगे, तो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी वो क्या होंगे? अच्छे चालक होंगे वैद्युत के। तो इनके आधार पे जिनमें क्या भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वे वैद्युत के चालक होते हैं, वैद्युत के चालक होते हैं। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी वो वैद्युत के चालक होते हैं। और जो सबसे अच्छी चालक है चांदी होती है। सबसे अच्छी चालक कौन भैया? चांदी होती है। ओ, चांदी होती है। तो चांदी का तार लगवा दो भाई चांदी का तार लगवा दो, चांदी का तार लगवा दो पूरे खंभे पर। जब चांदी का तार लगा दोगे ना तो सोचो जरा, असल चांदी की तार लगाएंगे, चांदी का तार लगाने से क्या होगा? चांदी का तार लगा के आओ एक तरफ से, एक तरफ कुछ को काट काट के बेच देंगे, सब गहने वहने बनवाने लगेंगे भाई साहब। इसके बाद इसमें जो पोजीशन आती है, इसके बाद आता है तांबा, फिर इसमें आता है सोना, ओके, फिर आता है एल्यूमिनियम, 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 ये जो है आते हैं। तो ये जो तांबा है, सोना है, एल्युमिनियम है, ये उनको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पे समझ जाएं कि इतना इतना इसमें सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा पाया जाएगा वो सबसे अच्छा चालक होगा, उससे थोड़ा कम। तो एवरेज वन हम लोग इतना मान लेते हैं, एवरेज में कितना होता है। किसी किसी में उसको 21 भी लिखा रहेगा, कोई बात नहीं, उससे बहुत ज्यादा वो नहीं समझने की बात है। तो एक चीज और है कि अब ये भी तो बात हो सकती है जिनमें क्या भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? कम या नहीं होती है, कम या नहीं होती है, होती है।
वे वैद्युत के अचालक होते हैं, वैद्युत के अचालक होते हैं। अगर ऐसा है कि किसी पदार्थ की हम बात करें और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या हो ही नहीं, या मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसा ये नहीं है कि उसके पास मतलब कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बनेगा कहाँ से, है लेकिन फ्री नहीं है, खाली नहीं है, खाली नहीं है, मेरे जैसा कोई खाली नहीं है, तो ये खाली नहीं है, वो सब उससे बंधे हुए हैं, उससे टूटकर अलग नहीं हुए नाभिक से, ऐसा है। अगर अलग होते तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते। इसमें जीरो कह सकते हो या नहीं होती है, या एकदम बिल्कुल जीरो कह लो, ऐसा हो तो कुछ अगर है एक आग तो उतना कितना उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो सकती है। अब यहाँ प्रश्न ये है कि जो वैद्युत का चालन है, वैद्युत का चालन यानी कि वैद्युत का प्रवाह है, चालन, यह केवल धातुओं में नहीं होता है। जैसे केवल बात कर दें कि भाई साहब धातुओं की बात नहीं करेंगे, धातुओं में ही नहीं है ना, ये कुछ द्रव तथा गैसों में भी होता है, द्रव तथा गैसों में भी होता है ना भाई, कुछ द्रव में भी होता है, कुछ गैसों में। क्या होता है कुछ द्रव और गैसों में? वैद्युत का चालन, वैद्युत का चालन, वैद्युत का चालन का क्या मतलब? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होना, इलेक्ट्रिक फ्लो करना। तो इसमें जब हम अब तक क्या जाने कि अगर कोई धातु है और वो ठोस है तो उसके लिए वैद्युत का चालन कैसे होगा उसके लिए? तो भाई साहब अगर धातुएं की हम बात करें, धातुओं के लिए, धातुएं इसमें किसके कारण फ्लो होती है? तो आप कहोगे ऋण आवेश। क्यों ऋण आवेश? क्योंकि इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी वैद्युत का चालन होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके कारण ऐसा होता है ना। लेकिन अगर हम द्रव और गैस की बात करें, द्रव या गैस में ऋण तथा धन दोनों आवेश के कारण, दोनों आवेशों के कारण, मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो वैद्युत का चालन है, ध्यान से समझिए, समझ में आया तो भले ही बताया करिए तो इसमें क्या है कि वैद्युत का चालन धातुओं में ही नहीं होता है, केवल हम ये नहीं कह दे कि भाई धातु जो है उसी में वैद्युत का चालन हो रहा है, उसी में वैद्युत प्रवाहित हो रही है। द्रव और गैस में भी होता है, बट इसमें ये कहानी है कि इस ठोस में कौन चल रहा था? ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन एक मूव कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, बट इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब उसके साथ साथ जो धन और ऋण है दोनों तरह के आवेश इसमें क्या करते हैं? प्रवाहित होने के कारण ऐसा होता है, राइट। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लें। ओके, बहुत अच्छे। तो चलिए इसे आप नोट कर लिए, बहुत अच्छे। अब देखिए हम करना ये चाहते हैं कि अगर एक हम चालक लें, जैसे आप समझिएगा पूरी बात, एक चालक लिया जाए, चालक तो आप समझ ही रहे होगे, चालक मीन्स ऐसा, इस तरह का एक हमने यहां चालक ले लिया भाई, ऐसा चुकुक चुकुक चुकुक,
करके इसकी समथिंग। अब इसमें हमने एक बाहर से वैद्युत क्षेत्र लगा दिया वी बाय, ओके। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जैसा ये चालक है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, है ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और जैसे लगाया गया तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर जाएगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत चलता है, उस पर बल लगता है वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। कोई भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम, इलेक्ट्रॉन मीन्स ऋण आवेश, जो ऋण आवेश को जब हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर रख देते हैं तो उस पर बल किधर लगता है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी उसको वो भाग कर किधर आएगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इस हिसाब से यहां पर सब इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो गए ऐसे। तो यहां पर जो उधर से आया, जहां से निकल कर ये चला आया, जहां से आ गए वहां पर ये धनावेश हो गया, धनावेश एक तरफ कलेक्ट हो गई, ये वाले एक तरफ हो गए। तो यहां पर जो आवेश है उसका जमाव हो गया, जमाव, आवेश का जमाव हो जाता है, यानी कि यहां पर आवेश आगे जम गए, ऐसा हो गया। तो ये जो आवेश यहां आके जम गए, ओके, इसके ये जो है, जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा जिसको हम लोग प्रेरित कहेंगे, ये खुद बन गई है ना। जैसे कोई एक कंडक्टर है यानी चालक है तो उस पे नेट वैद्युत क्षेत्र हमेशा 0 रहता है। कोई भी एक चालक है तो चालक पर नेट वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है, यानी कि ई नेट इज इक्वल टू 0। ई नेट इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब, ये हमेशा ऐसा होगा जब हम इस पे बाहर से एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे, लगाएंगे, तो ये इसके अंदर भी एक वैद्युत क्षेत्र अपने आप ये बना लेगा। रीजन उसका क्या है कि आवेश एक तरफ धन एक तरफ ऋण इस तरह का हो जाता है, तो उसमें एक प्रेरित वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये दोनों वैद्युत क्षेत्र आपस में बराबर होते हैं और कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। आप यहां ध्यान से देखें, एक वैद्युत क्षेत्र इधर काम कर रहा है, एक वैद्युत क्षेत्र इधर, एक वैद्युत क्षेत्र इधर, एक वैद्युत क्षेत्र इधर। तो दो वैद्युत क्षेत्र जो काम कर रहे हैं वो कैसे हैं भाई, ओ कैसे हैं, बढ़िया लग रहा है तो बताया करो ना। ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र और ये प्रेरित, दोनों एक दूसरे के। तो भाई साहब इसको इधर लेके आओ तो नेट वैद्युत क्षेत्र इसका क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब दोनों बराबर और विपरीत है तो नेट वैद्युत क्षेत्र 0। ये कितना भी बन जाए, ज्यादा बढ़ा दीजिए इसके अंदर बन जाएगा। तो कोई एक, हम जब एक विलगित गोली चालक, एक चालक की बात करते हैं, आइसोलेटेड जिसे कहते हो, आइसोलेटेड कंडक्टर की बात किया जाए, ओ बात किया जाए, हाँ, तो उसके लिए नेट वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ओके। अब ये बात तो सही है कि नेट वैद्युत क्षेत्र इसका 0 है। तो इसमें अगर हम लोग इसको, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेग से इधर उधर भाग रहा होगा, कैसा भागेगा, जो आइसोलेटेड एक बात किया जाए, मतलब कि एक विलगित कंडक्टर है, एक अकेला कंडक्टर है और उसका किसी से संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है, तो यूं करके बना दीजिए। तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे माइनस वाले वो किसी तरफ भागेंगे, दौड़ेंगे, इस माइनस इधर भाग रहे होंगे। तो ये क्यों भाग रहे हैं, तो देख लो भैया, अगर मान लीजिए इस जो तार है इसके अंदर का कुछ ना कुछ ताप रहा होगा, चलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर का चलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां पर ताप में अंतर हो गया, यानी कि तापांतर हो गया। और तापांतर का मतलब कि इसको थर्मल एनर्जी ये गेन कर लेगा, बाहर के टेम्परेचर को, ये बाहर का ताप है ना, ये बाहर के ताप को अंदर गेन करेगा और उसकी बढ़ जाएगी, एक स्पीड होगी जिसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मी वेग। इसका ऊष्मी वेग बढ़ जाएगा, क्या कर जाएगा, इसका ऊष्मी वेग बढ़ेगा।
मतलब बढ़ेगा क्या है, इसको उसमें वेग प्राप्त हो जाएगा, ऐसे कर दो, उसमें वेग प्राप्त कर लेगा। उसमें वेग क्या है, जो उसको बाहर से उष्मा दी गई, जो मिल गई बाहर से उष्मा, उस उष्मा के कारण उसका ताप बढ़ गया, ताप बदल गया तो उसके पास एक वेलोसिटी आ गई, एक वेग आ गया, है ना। वेलोसिटी मतलब यहां स्पीड कह सकते हो, एक स्पीड आ गई और वो स्पीड 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड है, बहुत ज्यादा है ये। और इस वेग से वो एकदम रेंडमली चिक टक 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 ऐसे करके वो हर जगह क्या करता है, घूमता है। तो अगर ये घूम रहा है हर जगह इधर उधर करके, एकदम रेंडमली इधर उधर, कैसे, लाइक दिस, एक पार्ट हो और उस पार्ट मीन्स बर्तन, अच्छा, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हो, तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जिधर मर्जी उधर भटकेंगे, इधर उधर घूमेंगे, टकराएंगे एक दूसरे से। तो ये बार बार एक दूसरे की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। बहुत ज्यादा स्पीड, जो कि क्या है, ये स्पीड बहुत अधिक है। इस अधिक स्पीड से, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स बर्तन में हैं और बर्तन में गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर पूरी तरह से पूरे बर्तन के होल वाल्व में घूमते हैं, इधर उधर भटकते हैं, लाइक दिस, एकदम सेम। इसके पास जो उसमें वेग मिलता है, थर्मल वेलोसिटी, थर्मल स्पीड जो मिलती है, थर्मल स्पीड, तो इस वेग से ये अंदर क्या करते हैं, भटकते हैं। ओके, अब इनका जो भटकाव होता है वो किस तरह का, मान लीजिए कि इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा था ऐसे करके, ये V1 हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, V2 U2 हो गया, U1 U2। इसी तरह बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो इधर उधर भटक रहे होंगे। एक इलेक्ट्रॉन U3 है, इधर जा रहा है, U4 है, ये बड़ी लंबी कहानी है। उसके अंदर ऐसा बहुत कुछ होता है जिसमें आपको ऐसा इमेजिन करना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर भटक रहा है, हर तरफ इधर उधर जा रहा है, घूम रहा है। तो भाई साहब, इनकी जो वेलोसिटी होगी, ये जो थर्मल वेलोसिटी है मतलब उसमें वेग है, इनका औसत अगर निकाला जाए तो औसत इनका कितना आता है, सब एक दूसरे से कटेंगे, ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, तो ये बार बार इनका औसत जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। इसे आपने लिख लिया होगा, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, शून्य। तो इनके पास जो n मॉलिक्यूल्स है, इनका एवरेज निकाला जाए तो कैसे निकालोगे भाई एवरेज, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN, पूरे के डिवाइड बाई n, एवरेज निकाल दिया गया। ऐसे निकालते हैं। यहां पर सब एक दूसरे से बहुत सारे यार करोड़ों उसमें इलेक्ट्रॉन हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में इधर उधर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इनकी जो थर्मल वेलोसिटी है यानी कि ऊष्मीय वेग है, उनका जब औसत निकाला जाएगा तो टोटल औसत क्या हो जाएगा, 0। तो इसके लिए हमारे पास टोटल इसका जो एवरेज आएगा वो कैसा होगा, तो आप कहेंगे टोटल एवरेज इसका 0 के बराबर होगा। तो यहां पर हमने 0 लगा दिया, है ना। अब यहां देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर, उस चालक के अंदर कितनी स्पीड से इधर उधर दौड़ता है, कितनी वेलोसिटी से दौड़ता है, कितने वेग से दौड़ता है। तो आप कहोगे अरे यार वो तो बहुत ज्यादा स्पीड से 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से टुक 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 इधर उधर भागता है, हर तरफ भागता है। अच्छा, तो फिर यार इलेक्ट्रॉन मींस आवेश, आवेश यहां गति कर रहा है। तो अगर आवेश गति कर रहा है तो फिर धारा तो बहनी चाहिए। ओ, धारा क्या करनी चाहिए, बहनी चाहिए। तो भाई साहब धारा क्यों नहीं बह रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी एक निश्चित दिशा में वो इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत स्पीड से भाग रहे हैं। और इसके बाद जब हम उनका एवरेज निकाल रहे हैं
तो उनकी एवरेज स्पीड क्या हो जाती है, 0। तो आप इस तरह से बना सकते हो क्वेश्चन को कि भाई जो इसकी थर्मल स्पीड वेलोसिटी है उसमें वेग इतना ज़्यादा होने के बाद उसमें धारा नहीं बहती है, तो उसका आंसर यही है कि उसका टोटल जो औसत वेग होता है वो 0 हो जाता है, इसलिए उसके पास धारा नहीं बह रही। नहीं तो भाई सोचो दरअसल कि हम एक तांबे का वायर लेके आते हैं और उसको सोचो ओ यार इसमें तो करंट आ गई। तांबे का वायर लेके आए थे, उसमें कुछ भी ऐसा बैटरी नहीं लगाई गई थी, तो उस तांबे के वायर से हमें बस देखने में लगा कि भाई करंट मार गई, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से दौड़ रहे हैं, रेंडमली घूम रहे हैं, तो उस तरह से उसकी स्पीड, तो उसका एवरेज वेलोसिटी जब निकाला जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर नहीं रहा है और धारा नहीं बहेगी। ओके, इसी में एक वर्ड आएगा माध्य मुक्त पथ। बात समझिएगा, मीन फ्री पाथ। तो यार मीन फ्री पाथ का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन जब ये निकलता है यहां से तो बार बार दौड़ता है और हर बार दौड़ने के बाद वो टकराता है। किससे टकराता है? किससे टकराता है? जो धन आयन है उनसे बार बार टकराता है। तो 2 बार टक्कर कर गया, एक बार इधर गया टकराया, फिर किसी से टकराया, तो उसमें उनके बीच जो दूरी तय की जाती है, दूरी चली जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं माध्य मुक्त पथ। तो भाई साहब यहां मैं लिख देता हूं 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। राइट, इसे हम लोग लैम्डा से प्रदत्त किया, फिलहाल लैम्डा तो छोड़ दो। एक इसी में बात आएगी श्रांति काल, थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। अभी 2 क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी में लगे समय को श्रांति काल कहते हैं, श्रांति काल, और इसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित कहते तो इसे हम लोग श्रांति काल कहते हैं। छोटा सा 2 बातें हैं। जब वो एक बार टकराता है, जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ एक कोई एटम है और इससे गया, इससे टकराता है ऐसे करके, फिर यहाँ से इसकी डायरेक्शन बदलती है और ये इससे टकराता है, तो 2 बार इसकी टक्कर हो गई। इस दौरान वो जितनी डिस्टेंस चलता है, जितनी दूरी कवर कर लेता है, उसे हम लोग माध्य मुक्त पथ कहते हैं। एवरेज निकालना, उसका औसत निकालना रहता है। तो भाई साहब यहां से चलकर वो इलेक्ट्रॉन गया, इससे टकराया, इससे फिर टकरा गया, इससे टकरा और किस तरफ मुड़ गया, उस इधर जाके गया ना। तो इस हाल में ऐसा हुआ जब, तो उसमें टाइम भी लगी होगी, उस टाइम को हम लोग कहते हैं श्रांति काल। तो इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। तो इसे आप लिख लिए, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो कोई भी अभी अगर उसमें इलेक्ट्रॉन अभी भी इस तरह से 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से घूम रहा है, बट कोई भी धारा नहीं बह रही है, तो हम लोग इसमें क्या करें, एक
अनुगमन वेग को समझते हैं कि भाई अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग या इसे विसरण वेग, अपवाह वेग, अलग अलग नाम से जाना जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ये बहुत छोटी होती है। अब इसी बात को थोड़ा सा हमें समझना। जैसे हमने ये तार लिया मोटा सा, इतना मोटा तार, ये कौन सा तार होता है? बिल्कुल तार है, माइनस माइनस इधर प्लस प्लस। ओके, इनको जोड़ा एक बैटरी से, कुचुक 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 कुचुक, माइनस इधर प्लस, इसका पोटेंशियल। तो इस प्लस वाले का कोई प्लस होगा, कुछ भी आप ले सकते हो, चलो प्लस v, और इसको चलो हम जीरो कह देते हैं, फिलहाल जीरो नहीं, कुछ माइनस वगैरह में ले सकते हो। जैसे इसका मान लो 10, इधर का प्लस 10, तो इसका -2, इनके बीच विभव का अंतर हो जाएगा। अच्छा, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यानी कि यहां का विभव ज्यादा, यहां का कम, तो यहां हो जाएगा उच्च विभव और यहां पर निम्न विभव। ऐसा हुआ है। तो अब ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहां पर इकट्ठा होके एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे थे, यहां देखिए, जो यहां एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी जिसको आप बाह्य वैद्युत क्षेत्र कह रहे थे, और एक अंदर वैद्युत क्षेत्र बन रहा था। अब यहां पर नेट वैद्युत क्षेत्र की बात किया जाए तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। रीजन उसका समझिए। अब देखिए, जो चार्ज यहां जम जा रहे थे, इकट्ठा हो रहे थे, अब ये आवेश यहां इकट्ठा नहीं होंगे। अब आवेश इकट्ठा नहीं हो रहे, नहीं होंगे, होंगे, क्योंकि यहां पर एक कनेक्टिंग तार लगा दिया गया, तार लगा दिया गया है। इसमें एक कनेक्टिंग तार लगा दिया गया, इस तार के कारण अब ये इनको रास्ता मिल गया। तो जो बैटरी होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन पर बल लगाती है। इलेक्ट्रॉन को कहती है कि चलो भाई हम तुमको ऊर्जा देंगे। इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाती है? बल लगाती है, बल लगाती है। तो जो यहां पर आवेश इकट्ठा हो जा रहे थे एक आइसोलेटेड चार्ज के लिए, एक आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए, आइसोलेटेड कंडक्टर मींस विलगित चालक के लिए, अब वो नहीं इकट्ठा होंगे। इधर से आवेश ये माइनस वाला यहां चला आएगा, प्लस वाला यहां चला आएगा, ये इसको ऐसे कर लेगा, तो इसमें वो इलेक्ट्रॉन को चलाने लगता। फिलहाल प्लस तो यहां नहीं आता है, प्लस तो चलता भी नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच के इसको उदासीन कर देगा, ऐसा कुछ होगा इसमें। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो उस पे लगने वाला, अब नेट मतलब कि इसके अंदर का जो वैद्युत क्षेत्र, एक बाहर का वैद्युत क्षेत्र था, अब वो 0 नहीं होगा, अब इसमें लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इस पे होगा उसको ध्यान दीजिए। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें क्या कहानी होगी? कहानी भाई होगी कि ये देख लो, ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भागता है। ओके, या आप ऐसे कह लो किधर जाता है? उच्च विभव सिरे की तरफ जाता है, निम्न विभव सिरे से उच्च विभव सिरे की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो यहां का वैद्युत क्षेत्र इस पे बल लगाएगा। जैसे कोई भी एक आवेशित कण, यहां फिलहाल इलेक्ट्रॉन है, तो उसे जब भी हम एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उस पे एक बल लगता है। इस बल के कारण उस पे बल F बराबर QE लगता है, यही ना लगता है भाई, उस पे बल QE लगता है। अब QE बल लगता है तो इलेक्ट्रॉन को तो आवेश EE है, ऐसा कर सकते हो। अब चार्ज दिखाना चाहते हो तो माइनस दिखा दो, इतना बल उस पे लगेगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर m है तो भाई साहब F बराबर, हम तो ये भी जानते हैं, ये त्वरण होता है, तो त्वरण A बराबर F बाई m, तो A बराबर यहां से -EE बाई
यम, मतलब कि इसमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित होने के कारण, ओके, इसमें वैद्युत क्षेत्र स्थापित होने के कारण क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है। ओ सर, हम तो समझ गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा, और त्वरण का मतलब होता है कि उसका लगातार वेग बढ़ रहा होगा। जैसे हमने स्विच ऑन किया तो जो कंडक्टर है उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन जैसे स्विच ऑन किया गया यू करके उसका वेग एकदम ऊ करके बढ़ता चला गया, ओ बढ़ गया, ऐसे तो बता रहा है कि वैसे बढ़ना चाहिए, वेग बढ़ रहा है, बट ये बात नहीं सही है। रोरी आप निकाले और कह रहे नहीं सही है। हाँ, ये बात तो सही है कि ये इसके हिसाब से ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से मूव करेगा, गति करेगा, तो ये क्या करता है, जाके डायरेक्टली जाता है और उसका वेग बढ़ता है, यानी उसमें त्वरण होता है। तो बार बार उसका वेग बढ़ता है, इसका मतलब कि कुछ टाइम बाद इतना ज्यादा वेग प्राप्त कर लेगा कि वो एकदम ऊ करके यूं करके बहुत तेज से निकल जाए। अच्छा, ऐसा होगा क्या? बट ऐसा नहीं होता है, कहानी उसमें कुछ और है यार, कुछ और है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ये बैटरी एनर्जी प्रोवाइड करती है कि तुम भाई दौड़ लो, दौड़ ले, तुम्हारे पास इतनी औकात है, ये स्टार्ट करता है दौड़ना, स्पीड अपनी बढ़ाना चाहता है, त्वरित होता है और जाके करके एक धनायन से टकरा जाता है, जिसने इलेक्ट्रॉन निकाला हो उससे टकराता है। तो ये धनायन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इससे आकर ये कोलाइड करता है और इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर एनर्जी प्राप्त करता है, फिर दम लगाता है, जाके फिर टकरा जाता है। वेग तो बढ़ रहा है, यानी त्वरित हो रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कराने से बैटरी उसको दे रही है ऊर्जा की भाई अब तुम दौड़ो, तो वो दौड़ना शुरू करता है, लेकिन जाके उस धनायन से खटाक से टकराता है और फिर उसमें क्या होता है, कोलिजन होता है। कोलिजन मीन्स संघट्ट होता है। संघट्ट का मतलब ये नहीं कि बस टक्कर ही हो, संघट्ट का मतलब बहुत चीजें, उसके वेग प्रभावित हो, उसका मोमेंटम कुछ प्रभावित हो, मोमेंटम मीन्स संवेग उसका बदले, ये होता है संघट्ट का मतलब। तो इससे डायरेक्टली इससे टकराया तो एनर्जी पूरी इसकी खत्म हो गई, फिर एनर्जी लिया, फिर गया, तो इसका वेग बढ़ने नहीं पाता है। ये अभी भी इलेक्ट्रॉन 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से दौड़ रहा है अभी भी। तो ये कहता है यार हम क्या करें, अब तो हम निकल भी नहीं पा रहे हैं, फटाफट किसी न किसी से टकरा रहे हैं। तो ये बताता है कि भाई आपको एक छोटा सा वेग है, आप कंप्रोमाइज करो यार, आप थोड़ा उस बात को मान लो कि हम क्या करें कि हमारा तो वेग बढ़ नहीं रहा है, तो हम एक नियत वेग ले लेते हैं। तो ये एक नियत वेग प्राप्त कर लेता है और ये नियत वेग 10 के पावर माइनस 4 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो इसकी तुलना में बहुत ही छोटा है, इसकी तुलना में। और इतना वेग प्राप्त करके वो इससे चलने लगता है। अब कहोगे ये कौन सा वेग है जो प्राप्त करा, वो जो बाद में टकरा रहा है, वो तो बाद में टकरा के उसकी किसी भी हालात में उसका वेग बढ़ा नहीं, त्वरित होना चाहता है लेकिन त्वरण हुआ नहीं, बार बार वो टक्कर खा रहा है तो उसका वेग लॉस हो जा रहा है, उसको फिर से चाहिए तो फिर दम बनाता है, फिर जाके टकरा जाता है, तो ऐसा कुछ होता रहता है इसमें। अच्छा, ऐसा ही हो रहा है। बट आप जरा सा सोचो कि ये जो वेग है ये करता क्या है यार। इस वेग का नाम है अनुगमन वेग, विसरण करना, विसरण वेग, यानी कि इससे वो विसरित करेगा कि भाई आप इधर उधर हो जाओ। तो देखो अभी भी इलेक्ट्रॉन 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड से, तो देखना इसको समझो, इधर 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 इधर, अभी भी उस तरह से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है इस तरह से। लेकिन जो यहां पर बैटरी है तो ये उच्च विभव सिरे की ओर ये क्या करता है, थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट होता है। जैसे इधर गया तो इधर तो जा रहा, अभी भी उसकी स्पीड वही बनी है बट थोड़ा थोड़ा
एक तरफ थोड़ा थोड़ा एक तरफ क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, मतलब विसरित हो रहा है। अब जैसे इस बात को समझने के लिए इसे आप मिटा सकते हैं, देख लीजिए आप एक बार, मिटाएंगे तुरंत हम, चलो मिटाते हैं, मिटा दे भाई। तो हम इधर का नीचे का मिटाते हैं क्योंकि यहीं पर हम समझा देंगे, उधर लिख देंगे। तो इसका काम क्या हुआ है, जो ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब ये है, मान लीजिए, समझिएगा बढ़िया से, ये आपका चालक है, इसमें जो वैद्युत क्षेत्र लगाया गया है, जो इसके कारण आया है, उसकी दिशा इधर है, राइट, वैद्युत क्षेत्र इधर है। तो वैद्युत क्षेत्र इधर का मतलब है इधर धन है और इधर ऋण है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में वो घूम रहा है, तो मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता, यहां से जाता, कुचुक करके जाके दूसरी तरफ जाता, यहां जाता कुचुक, है ना, इसके बाद यहां आता, ये तो दोनों एक तरफ हो गया, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके आता। तो क्या हुआ है, जब ये इधर की तरफ भाग रहा था तो यहां पर हर बार उस पे फोर्स किधर लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन तो अभी भी उसी तरह से टक करके निकल रहा है, लेकिन ये यहां से ऐसा, ये इधर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ये यहां तक जाता तो यहीं तक चला जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इतना जो हुआ है विस्थापन, है ना, ये देखिए इतना विस्थापित हुआ है। विस्थापन बटा समय को हम वेग कहते हैं। तो यहां पर जो ड्रिफ्टिंग हुई है, थोड़ा मोड़ा जो मुड़ाव हुआ है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, इस वेग को कहते हैं अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुआ है जिस वेलोसिटी से, उसके पास वो स्पीड पड़ी हुई है जिस स्पीड से वो इधर उधर भाग रहा था, एकदम थर्मल स्पीड ना, उसमें वेग, अब उसको थोड़ा थोड़ा एक तरफ मुड़ता चला जा रहा है, मुड़ रहा है उसमें ड्रिफ्ट। तो ये जो नियत वेग है ये किसके भरोसे आया है, अभी तो वो इसी वेग से भाग रहा था, तो इसी पर ये आरोपित रहता है, ये वाला वेग इस पे आरोपित है, मतलब इसी के सहारे ये अपना काम चला ले रहा है। तो ये कहता है भाई कि आप वेग प्राप्त किए हो, आरोपित वेग, है ना, इसके वेग पर आरोपित रहता है। तो आरोपित वेग उस पर आरोपित है, मतलब उसी के सहारे वो अपना थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करता रहता है, चोरों की तरह, है ना। तो यहां पर क्या हुआ है, जो बैटरी का विभवांतर है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्वरित करता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन को त्वरण गति प्रदान नहीं करता है। तो फिर करता क्या है, इसका देखो डेफिनेशन, बैटरी का विभवांतर, विभवांतर इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति नहीं प्रदान करता है, बल्कि उच्च विभव सिरे की ओर एक सूक्ष्म नियत वेग, एक सूक्ष्म नियत वेग ही दे पाता है, जो उसके उसमी वेग पर आरोपित रहता है। इस सूक्ष्म
इस सूक्ष्म नियत वेग को क्या कहते हैं बताइए? अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब एक ऐसा वेग जो इलेक्ट्रॉन को केवल किधर लेके जाना चाहता है, त्वरित तो कर नहीं सकता क्योंकि बार बार वो टकरा जा रहा है, और अब जो टकरा रहा है इसके कारण उसकी ऊर्जा खत्म हो जा रही है, तो इसलिए वो केवल थोड़ा थोड़ा करके इधर की तरफ होता है। तो भाई साहब इतना छोटा वेग जो है, इससे अगर हम कहीं पर जो पावर हाउस है वहां से करंट को सप्लाई करते हैं, तो ये सोचोगे यार इतना कम वेग है तो कैसे इलेक्ट्रॉन चल के आता है? तो वहां पर इलेक्ट्रॉन चल के नहीं आता है, उसके इम्पल्स आते हैं, स्पंद आते हैं, कि जैसे एक बार एक वायर में करंट इधर फ्लो हुई तो जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जाएगा, उधर ड्रिफ्ट होगा। फिर पता चला कि नेक्स्ट टाइम में उसका बदल गया डायरेक्शन, तो जो इधर ड्रिफ्ट हुआ था अब इधर ड्रिफ्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन को बस अपनी जगह पे डू 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 करना रहता है। तो जो इंपल्स बनती है वो लाइट की स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चल कर आती है। इसीलिए आप स्विच वहां पर जो पावर हाउस है वहां पर ऑन होता है, तुरंत आपके घर में लाइट आ जाती है। ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए। ओके, तो इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, माना मेरी जान तू ही रहे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अनुगमन वेग तथा धारा में क्या भैया? संबंधम। ओहो, संस्कृत संबंधम चमकेगा, बड़े आराम से चमकेगा, मजा आएगा। देखो भाई, हम एक कंडक्टर लेते हैं। कंडक्टर सब लोग बात समझ में आती है कि कंडक्टर क्या है। ये कंडक्टर को हमने इसमें से लगा दिया और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद को हम ऐसे बना देते हैं। इसकी लंबाई मान लो कि L है और इसका जो क्षेत्रफल है वह A है। ऐसा, इसकी लंबाई L है, इसका क्षेत्रफल A है। जो कंडक्टर है उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, उस प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। तो हम लोग n को दिखा दें क्या है? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, ए तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो ही गया और L इसकी लंबाई है, और इसमें से एक BD कर लें तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। ध्यान दीजिए, अगर बात करें हम अनुगमन वेग की, तो वेग मीन्स क्या होता है? एक एकांक समय में विस्थापन। तो आप देख रहे थे एक जो इधर भाग रहा था तो वैद्युत क्षेत्र लगाने से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया, एक तरफ विस्तृत हो गया। तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन VD दूरी या विस्थापित होगा, दूरी तय करता है। या तो एक्चुअल विस्थापन होता है, विस्थापित होता है, करता है। तो ओके, तो भाई साहब 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिख रहा है? हाँ, कितनी होगी? NaVd। ध्यान दीजिएगा पहले।
अनुप्रस्थ परिच्छेद का मतलब कि जो तार है, ऐसे आप एक पाइप की तरह सोच लो, तो उसमें एक ऐसे इमेजिन करो, बीच में एक वृत्त सा बना हुआ एक डिस्क है, डिस्क की तरह इस तरह बनी हुई है, और इसी से इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहा है। तो भाई साहब उसके एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो कितना क्या उसका आयतन घेरेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना आयतन, ये दूरी हो गई, क्षेत्रफल का गुणा कर दे तो ये आयतन हो गया। तो इसमें एक आयतन में, जैसे ध्यान दीजिएगा, एकांक आयतन से गुजरता इलेक्ट्रॉन कितना है, n है। अगर हम Vd को ए क्षेत्रफल में लंबाई का गुणा कर दें दूरी का, तो आयतन बन जाता है। तो इतने आयतन से कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, तो आप कह दोगे इतना Vd, तो n a Vd हो जाएगा एक समय। तो अगर इसी को हम 30 सेकेंड के लिए मान लें कि भाई साहब ये 30 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, तो आप कह दोगे n a Vd गुणे t। यहां तक तो ठीक है। इतना इलेक्ट्रॉन 30 समय में इस सिरे से इस सिरे पे आ जाएगा, किसी एक सिरे से, हालांकि ड्रिफ्ट होगा, यहां पर सिरे तो नहीं आ सकता, बस सभी इलेक्ट्रॉन एक तरफ ढूंढ करके आ जाएगा। अच्छा, इतना आ जाएगा। यदि बात किया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता ही है, तो भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गुजर कितने रहे हैं, इतने। एक कलम का मूल्य 5 रुपया, तो 5 कलम का मूल्य 25 रुपया, ऐसा तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं यार, उसमें क्या सोचना और समझना। तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश Q बराबर NeAVD गुणे T, उसमें से E का गुणा कर देना है सभी इलेक्ट्रॉन की संख्या में से। T को इधर लेके आओ, तो Q बाई T बराबर NeAVD। इसे अगर हम ध्यान से देखें तो आवेश प्रवाह की दर है, जिसे हम धारा कहते हैं। तो ये धारा I बराबर NeAVD हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जिस वेग से ड्रिफ्टिंग कर रहा है, एक तरफ विसरित हो रहा है, तो उसके क्षेत्रफल से T समय में इतना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश। इसको याद रखो कैसे करना है, पहले इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लो, कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं एक पृष्ठ से T समय में। अगर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो उतने इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे E का। फिर उसके बाद हम T को इधर लेके आ जाएंगे, फिर भाई MR Q बाई T इज इक्वल टू I होता है, तो I बराबर NeAVD हो जाएगा, है ना। तो आप इसे देखिए, अच्छे से देख लीजिए। ओके, बहुत अच्छे, आपको देखिए अच्छे से। तो इस तरह से एक लेक्चर छोटा सा तो नहीं हुआ, आज बड़ा हो गया लेक्चर, कोई बात नहीं। तो आज इतना ही, तो धन्यवाद। ओके।